क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 18 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। हमारे जो पेड ग्रुप चल रहे हैं यूपीएससी यूपीपीएससी के 2023 का फाउंडेशन ग्रुप हम लोग चालू करने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हम लोगों से बात कर सकते हैं। यही सिर्फ हमारा एक ऑफिशियल नंबर है। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशंस में। वो हैं ये सारे, अब जिनको हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, इंडिया के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो नेपाल गए हुए हैं और लुम्बिनी में ये जो नेपालीज काउंटर पार्ट यानी कि शेर बहादुर देवबा उनसे मिले। और आप लोगों को कल बताया भी था कि बुद्धिस्ट हेरिटेज सेंटर एक इंटरनेशनल वहाँ पर जो है बनाने की बात करी जा रही है। तो वहाँ पर 6 समझौते भी किए गए हैं। ठीक, समझौता ज्ञापन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक, तो इसमें क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस जो है, ठीक, ज़्यादातर सांस्कृतिक उस पर जो है यहाँ पे जोर दिया गया है। और लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, तो इन दोनों के बीच में एक अम्बेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़, तो यूनिवर्सिटी है, ठीक, वहाँ पर एक अम्बेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज़, कुछ मतलब कोर्स ऐसा बुद्धिस्ट स्टडीज़ पे चलाया जाएगा। इसी तरीके से आपका तिरुभुवन यूनिवर्सिटी के साथ में एक इंडियन स्टडीज़ पर जो है बनाई जाएगी, कुछ कोर्स होगा। और इसी के साथ साथ जो है आईसीसीआर काठमांडू यूनिवर्सिटी के साथ में भी होगा। और जो है काठमांडू यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इनके साथ में भी बीच में मतलब कि पढ़ाई सांस्कृतिक उस पर जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। लेटर ऑफ एग्रीमेंट भी हुआ है काठमांडू यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक, इन दोनों के बीच में जॉइंट डिग्री फॉर मास्टर डी लेवल का होगा कुछ। ठीक है, तो मतलब ये जैसे नेपाल से कोई पढ़ने आया इंडिया में, ठीक, तो उसको जो नेपाली बच्चा है उसको मान्यता होगी कि वो ये डिग्री वापस लेके जाएगा, तो नेपाल में उसकी जो है रिकॉग्निशन होगी। इसी प्रकार से इंडिया से कोई जाता है नेपाल पढ़ने, तो वो वापस आके वो डिग्री दिखाएगा तो उसकी मान्यता रहेगी। इसी के लिए समझौता ज्ञापन हो रहा है। आप ऐसे पढ़ने चले जाओ और इंडिया में उसकी मान्यता नहीं है तो फिर कोई डिग्री का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। साथ ही साथ अरुण एक रिवर है, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस पर भी कुछ यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है एसजेवीएन लिमिटेड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बीच में। नेक्स्ट, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक, 52वां जो है बाघ अभयारण्य बन गया है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजस्थान में है, राजस्थान में इससे पहले जो है 3 पहले से थे, ये चौथा है रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा, ये ऑलरेडी वहाँ पे टाइगर रिजर्व थे। अब आ गया है आपका कौन सा, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और इसमें क्या है भाई साहब, ये जैसे क्या है कि ये आपका जो है रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसके नॉर्थ ईस्ट में देखो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, और ये मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व इसका जो है ये साउथ में। तो यहाँ से टाइगर कभी इधर उधर जाता तो ये इसको भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, तो यहाँ से टाइगर आना जाना ये सब जो है सही रहेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ह्यूमन और मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, उसके लिए ये इसको भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया एक रिपोर्ट आई थी, किसने पब्लिश करी थी बताइएगा, 2019 में। उसने बताया गया था कि हमारे यहाँ टाइगर कितने हैं भाई साहब, 2967 टाइगर्स। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, पूछ सकता है 20 स्टेट्स में पूरे इंडिया में। ठीक, नेक्स्ट है इंडिया और जमैका की रिलेशन। जमैका की कैपिटल है किंगस्टन। किंगस्टन में एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल संस्था है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो कि पानी की जो समुद्र की सतह पे कोई मटेरियल या फिर रिसोर्सेज का जो है एक्सकेवेशन करना है, ठीक, एक्सप्लोरेशन करना, उसके लिए जो है देता है, जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। तो ये इसका जो हेडक्वार्टर आपका किंगस्टन जमैका में है। ठीक, पहला एक वैल्यूएटेड पॉइंट्स यहाँ पर हो गया। इंडिया और जमैका के रिलेशन अगर देखा जाए तो अभी पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी जमैका गए। कोई भी जमैका आज तक हमारा कोई भी राष्ट्रपति नहीं गया था, पहली बार गए हैं जमैका। और सेंट विसेंट ग्रेनेडिस जो है ये वहाँ पे आइलैंड है, देखो कैरेबियन सी है पूरा। ठीक है, इसके आसपास कई सारे आइलैंड हैं, इनको जो है कैरेबियन नेशंस बोलते हैं। तो उसमें जमैका है, क्यूबा है, होलियोनिस है, तो सबसे बड़ा क्यूबा है इसमें, ठीक, एरिया वाइज। फिर होलियोनिस करके एक जगह है सेकंड नंबर पे, जमैका तीसरा सबसे बड़ा जो है आइलैंड है यहाँ पर। और इन्होंने यहाँ पर क्या है कि एक बाबा साहब अम्बेडकर स्ट्रीट सड़क को एक घोषित करेंगे राष्ट्रपति जी, और साथ ही साथ इंडिया जमैका एक गार्डन भी जो है फ्रेंडशिप का यहाँ पर, इसका भी उद्घाटन करेंगे। और हमारी हिस्ट्री अगर देखो तो कई सारे लोग जो है ना वो इंडियंस गए हैं यार इंडिया में भी, जो ईस्टर्न पूर्वी यूपी के भोजपुरी वाले एरिया और जो गोरखपुर साइड के और बिहार के,
वो लोग ज़्यादातर जो है एक गिरमिटिया मजदूर की तरीके से इनको भेजा गया था। जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर तब उनको वहाँ पे भेजा गया था, मतलब पेड़ जंगल काट के और वहाँ पे कल्टीवेशन करना, ठीक है ना, कोकोआ कॉफ़ी और क्यूबा में आपको पता है शुगर केन ये सब का जो है उसका प्लांटेशन करने के लिए भेजे गए थे। तो वो इंडियन डायस्पोरा आज भी आप देखो ना, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स आते हैं तो राम नारायण, चंद्रपॉल, ठीक है ना, तो इस तरीके के इंडियन नेम आपको लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब यही हैं, हमारे ईस्टर्न यूपी और बिहार के ही लोग हैं। 1845-1917 के बीच में भेजे गए थे। आज भी जमैका की 3% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन वाली है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और जमैकन आपको मैंने पहले बता दिया कैरेबियन नेशन में से है, तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है आपका क्यूबा हिस्पैनियोला के बाद में। किंगस्टन में इंटरनेशनल सीबर अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है। अगला टॉपिक है पहला इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम। देखो एक जैसे माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है, कई एक देश से दूसरे देश में लोग जाते हैं आते हैं, तो इसमें जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था A/RES/73/195, ठीक, घबराओ नहीं। इसका सिर्फ मतलब था आपका माइग्रेशन कैसे क्या हो रहा है, सेफ हो रहा है, ऑर्डरली है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है पानी के रास्ते जाने इलीगल माइग्रेशन करेंगे तो उसमें मर जाते हैं या फिर उनको लूट खसोट हो जाती है। तो रेगुलर माइग्रेशन ये सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया गया और उसको बोलते हैं ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, ठीक। तो अब ये जो कॉम्पैक्ट, ग्लोबल कॉम्पैक्ट आया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, इसको फिर हमें अब समीक्षा करनी है कि भाई साहब ये ठीक से काम कर रहा है जो हम लोगों ने इसमें सब कुछ लिखा था, क्या रूल होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, ठीक, लोकल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे और वैश्विक लेवल पे क्या ये ठीक से काम कर रहा है। तो इसी को ही देखने के लिए समीक्षा करी जा रही है। पहली समीक्षा का ये फोरम अभी चालू हो गया है आपका, 17 से 20 मई तक चल रहा है। इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम है। इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर मुरलीधरन जी जा रहे हैं। बस इतना, बस को मतलब मेन चीज़ ये समझना जरूरी है कि कौन सा रेजोल्यूशन यूनाइटेड जनरल असेंबली का है और जो है ये पहला अभी इसका हुआ है, ठीक, समीक्षा। अगला टॉपिक है भाई साहब की द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, ठीक। अयोध्या के केस में भी आप लोगों ने सुना होगा, आजकल शिवलिंग का केस चल रहा है, ठीक है ना। तो मुद्दा कहाँ का है भाई साहब, बनारस में एक काशी विश्वनाथ टेम्पल है और उससे जस्ट बगल में पूरा जो है आप देखोगे तो ज्ञान व्यापी मॉस्क है, यानी मस्जिद है, ठीक। तो वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि शिवलिंग आ गया है। अब यहाँ पे जो बनारस का सिविल कोर्ट था, ठीक, उसने ये ऑर्डर कर दिया कि भाई साहब सर्वे होना चाहिए माँ श्रृंगार गौरी स्थल का, ठीक, जो कि ये मतलब कॉम्प्लेक्स है पूरा, दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में है, एक तरफ टेम्पल है एक तरफ मस्जिद है, ठीक। तो ये इसी कॉम्प्लेक्स में जो है एक माँ श्रृंगार गौरी स्थल है, उसका सिविल कोर्ट ने कह दिया कि भैया इसका वीडियोग्राफिक सर्वे होगा, ठीक। तो अब लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पे चैलेंज कर दिया इस ऑर्डर के जो है खिलाफ, ठीक। तो अब हम उसमें नहीं पढ़ेंगे पॉलिटिक्स में, हम सिर्फ ये समझेंगे कि लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है भाई साहब सेक्शन 3 में कि कोई भी जो है कन्वर्जन नहीं हो सकता, कि रिलीजन जो भी कोई प्लेस है, रिलीजन डिनोमिनेशन है, ठीक, किसी जगह कोई पूजा करने का स्थल है तो उसका जो है कन्वर्जन नहीं हो सकता। और यहाँ तक कि किसी एक रिलीजन के अंदर भी, ठीक है ना, एक रिलीजन के अंदर भी, मान लीजिए कोई शंकर भगवान का मंदिर है तो उसको आप जो है किसी और देवता का करना चाहो वो भी नहीं हो सकता, ठीक। या फिर मान लीजिए आर्य समाज वाला मंदिर जो अलग है, हमारा अलग है, तो वो भी आपस में कन्वर्ज नहीं कर सकते। सेक्शन 3 ये बोलता है आपका, ये द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। इसी का सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब जो वर्शिप जहाँ पर किसी स्थल पे हो रही थी, जिस भी रिलीजियस करेक्टर की हो रही थी, वहीं बना रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी का सब क्लॉज ये कहता है कि भाई साहब ये डेट जो है, ठीक है ना, इस डेट से के पहले से जो भाई साहब इस डेट के पहले जो भी रिलीजियस करेक्टर का, मान लीजिए कहीं पे कोई नमाज पढ़ रहा था, कहीं पे कोई पूजा अर्चना कर रहा था, कहीं पे कोई गिरजाघर ईसाई अपना वो कर रहा था, तो कहीं पे सिख जो है अपनी गुरबानी पढ़ रहे थे, तो वो वैसे ही रहेगा, ठीक। और कोई भी कोर्ट में केस वेस चल रहा है कि भैया ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, या फिर ये सिख का था, ये जो है क्रिश्चियन का है, ये पारसी का है, ये सब जितने भी केसेस हैं, याचिकाएं हैं, वो सब रद्द कर दी जाएंगी। जब ये भैया ये एक्ट तो कब आया है, 1991 में आया ना, तो उस समय ताकि मतलब जी फालतू चीज़ें जो है सब खत्म हो, मतलब आपका जो है रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को भड़काना, फिर जाकर राइट वाइट करना, ये सब जो है ना हो,
ठीक, कोई भी चांस मत लो, जो भी है ये कट ऑफ डेट है, ये ध्यान रखना। अगर इस मतलब क्वेश्चन अगर पूछ सकता है ऊपर तो एक पूछ सकता है बताइए कट ऑफ डेट क्या है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। और देखो इसी में ही एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है कि सेक्शन 5 वाला, सेक्शन 5 ये कहता है कि जो भी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस है उसके ऊपर ये वाला एक्ट जो है अप्लाई नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे कन्वर्जन हो सकता है जगह का, ठीक। तो वहाँ पे हुआ भी है अभी, ठीक, अयोध्या केस में। अगला टॉपिक है डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशू संबंधित प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर और प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट, ठीक। तो इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं मैंने देखा है ज़्यादातर लोग इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो वैल्यू एडिशन भी कराऊंगा, ठीक। ये सब डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट, कुछ जो है व्हीकल या फिर कुछ ऐसे बनाए जा रहे हैं। तो अब देखो 15B जो प्रोजेक्ट है वो है डिस्ट्रॉयर, यानी कि विध्वंसक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। अभी कमीशन हुआ है उसका नाम है सूरत, इतना ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रोजेक्ट 15B किससे संबंधित है, डिस्ट्रॉयर बनाने से संबंधित है। अभी कौन सा आया, या फिर ये पूछ लेगा भैया सूरत अभी आया था, डिस्ट्रॉय ये बताइए किस प्रोजेक्ट से है, तो उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरीके से 17A जो है ये फ्रिगेट से संबंधित है, ये उदयगिरी अभी आया था। और प्रोजेक्ट 75 हम लोगों ने कई बार पढ़ा है ना, सबमरीन ये बनाता है पनडुब्बी कलवारी क्लास का। खैर वो क्लास वास मत पढ़ना, वो जो होता है ना शिवालिक क्लास जैसे यहाँ पर है, कलवारी क्लास है, वो तो नहीं कुछ ना याद कर पाओगे ना पूछाएगा। CDO VDS के एग्जाम में हो सकता है माइट भी पूछ ले। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना वागिर, ठीक है ना, और भी कई सारे थे, कल जो है खरांज, ठीक है ना, 6 थे उसमें। तो वो 75 था, 17 फ्रिगेट है और 15B डिस्ट्रॉयर है। बस इतना ध्यान इसमें अगर आपने रख लिया तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक। और ये सब जो हमारे यहाँ भारत में ही जो है डिज़ाइन किया गया डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन के द्वारा, ठीक। अगला टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर संबंधित कन्हेरी केव्स। अभी बुद्ध पूर्णिमा थी, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, ठीक, और डोनर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो उसने इनॉग्रेट किया इन दोनों ने मिलकर एंशिएंट कैनरी केव्स में, ठीक है ना। कई सारी एमिनिटीज़ मतलब खाने पीने की या फिर जो है कई सारी सहूलियतें यहाँ पे इनॉग्रेट करी गई बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। कनेरी केव्स जो है ये रॉक कट केव्स हैं, इसमें कई सारी केव्स हैं भाई साहब। रॉक कट यानी कि पहाड़ को काट कर, एक मोनोलिथिक अगर बोलेंगे रॉक कट तो यानी किसी एक पहाड़ को काट कर ही बनाई गई हैं गुफाएं, ठीक। और ये कहाँ पर है, संजय गांधी नेशनल पार्क जो कि सलसेट फॉर्मर आइलैंड सलसेट में है, वेस्टर्न स्कर्ट्स ऑफ आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई। तो अब देखो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये होगी कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, इतना ध्यान रहा। तो उसी जंगलों में आपका ये कन्हेरी केव्स भी हैं, रॉक कट केव्स हैं, रॉक को काट के केव बनाई गई हैं, ठीक, गुफाएं, ठीक। और 110 डिफरेंट जो है रॉक कट मोनोलिथिक एक्सकेवेशंस हैं, और ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल एक्सकेवेशन है कंट्री में, ठीक। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें देखिए ये बुद्धिस्ट केव्स हैं, आप देखा जाए आपको बताया जाए तो ये बुद्धिस्ट केव्स हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बना रखा है, इसमें देखो आपको हीनयान, अब बुद्धिज्म जो है मेनली वो 3 सेक्ट्स में जो है CECTS सेक्ट्स में जो है बटा हुआ है, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान ये कहता है कि भैया बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स रहते हैं, कट्टरवादी, कोई भी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, जो बुद्धा थे बस वही हैं, ठीक। और जो उन्होंने कहा था उससे कोई भी ऊंच नीच नहीं हो सकती। महायान यानी कि बिगर व्हीकल, हीनयान मतलब कि छोटा व्हीकल, ठीक है। तो महायान में मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, वो कहते हैं कि हम आइडल पूजा भी कर लेंगे, ये कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करेंगे हम, ठीक। ये कहते हैं कोई भी जो बुद्धिज्म उसमें विश्वास रखता है वो बोधिसत्व बन सकता है, ये क्वेश्चन UPSC पूछ भी चुका है, ठीक। ये कहते हैं नहीं, बुद्ध जी थे बस वही हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, वज्रयान थोड़ा और ज़्यादा जो है वो तंत्र मंत्र और उसमें भी चला जाता है। तो ये बुद्धिज्म के 3 सेक्ट हैं और तीनों सेक्ट से संबंधित यहाँ पे केव्स में उनकी पेंटिंग, उनकी जो भी चीज़ें हैं वो सब वहाँ पर दिखाई देती हैं इस केव्स में, ठीक। तो ये यहाँ पर कन्हेरी केव्स में बताया गया है। कन्हेरी, अच्छा यहाँ पर हीनयान और ये विजयनगर ऑर्डर की कुछ प्रिंटिंग्स यहाँ पे मिली हैं। कन्हेरी का प्राकृत मीनिंग होता है, ठीक। ये प्राकृत के कन्हागिरी गिरी से जो है ये वर्ड निकला कन्हेरी, और ये नासिक इंस्क्रिप्शन में सतवना रूलर वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के जो है नासिक इंस्क्रिप्शन में इसका उल्लेख भी किया गया है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो स्कल्पचर हैं, मूर्तियां हैं, रिलीफ कार्विंग हैं, ठीक है ना, इंस्क्रिप्शंस हैं, आपका नक्काशी है, पेंटिंग है, शिलालेख है, ये सब 1 सेंचुरी से 10वीं सेंचुरी तक है AD, ठीक, या फिर कॉमन एरा CE। तो इसमें देखो कनेरी में जो के बारे में मेंशन किया गया, जो चाइनीज़ कुछ ट्रैवलर भी भारत में आते रहे हैं, जैसे फाहीन आया था, ठीक है, 399 से 411 CE में।
तो उसने भी इसके बारे में, कनेरी केव्स के बारे में कुछ लिखा था अपने उसमें। तो देखो चाइनीज़ ट्रैवलर्स के बारे में एक ट्रिक है मेरी अपनी बनाई हुई, ठीक, कि कभी कभार ये समझने में दिक्कत होती है कि भाई कौन पहले आया था कौन बाद में आया। तो देखो ABCDEFGH तो आपको आता ही है, तो F पहले आता है ABCD में, तो फाहिन पहले आया था। फिर ABCDEFGH तो ह्यूनसांग जो है आपको मालूम है, H फॉर ह्यूनसांग, H फॉर हर्षवर्धन, तो ये हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। और उसके बाद इत्सिंग ये बाद में आया था, ये 11वीं सेंचुरी में आया था। तो इस तरीके से ABCD के उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये तीनों लोग आए थे। तो ये एक छोटी सी मेरी अपनी ट्रिक है, मैंने अपने पढ़ते टाइम पे जो है ये सब सीखा था खुद से। ठीक, अगला टॉपिक है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो इसकी सिल्वर जुबली यानी कि 25 साल हो गए हैं, और 17 मई 2022 को जो है 25 साल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं काफ़ी। और 1997 में एक्ट आया था। ये रेगुलेटर यानी कि नियामक है टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार क्षेत्र में। पहले ये खुद ही नीतियाँ बनाता था, रूल बनाता था, गाइडलाइन करता था, और जो भी डिस्प्यूट आता था खुद ही उस पर जजमेंट करता था। तो भाई साहब अगर तुम खुद को रूल बनाओगे तो तुम क्या उसकी गलतियाँ मान लोगे? नहीं मानोगे। इसीलिए जो है डिस्प्यूट हुआ, तो डिस्प्यूट होने की वजह से कुछ अमेंडमेंट लाया गया है ऑर्डिनेंस के जरिए 24 जनवरी 2000 में, कि भाई साहब टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल ये जो भी होगा ये ट्राई से अलग होगा, जो नियामक है उससे अलग होगा। हमें डिस्प्यूट्स का समाधान करने के लिए एक अलग जो है ये TD SAT बनाया गया। ठीक, और इसी मौके पर प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो कुछ छोटा मोटा तो हो नहीं सकता काम, तो उन्होंने यहाँ पर एक 5G टेस्ट बेड भी जो है लॉन्च करेंगे। मतलब 5G के जो भी इक्विपमेंट हैं उसका टेस्टिंग वेस्टिंग करने का काम होगा। इसमें कई सारे 8 इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है, लेकिन IIT मद्रास की जो है अध्यक्षता में ये सारे काम हो रहे हैं। 5G से संबंधित जो भी इक्विपमेंट लाओगे, प्रोटोटाइप सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर टेस्ट करी जाएंगी। ठीक, इंडिया फ्रांस के रिलेशन। अब देखो इंडियन ओशियन में जो है आप लोगों को पता है कि कई सारे कंट्रीज़ के ओवरसीज टेरिटरीज भी हैं। जैसे फ्रांस की यहाँ पर जो है आपका रीयूनियन आइलैंड है। वैसे अगर चगोस उस पर देखोगे तो यहाँ पे दियागो गार्सिया है, ठीक है ना, जो कि UK ने आपको उसको दे दिया है, क्या नाम है, USA को। फिर उसके बाद चगोस आइलैंड्स हैं, ये UK के पास में है, तो ये हो गए। ठीक, और बाकी ऑस्ट्रेलिया इधर आई है। और इंडियन ओशियन रीजन में हम पनडुब्बी और इन सब के खिलाफ भी काम करना चाहते हैं। मतलब उनको, मतलब पूरी तरीके से इंडियन ओशियन रीजन में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, और भारत इन सारी कंट्री के साथ में अच्छा समन्वय बैठा रहा है। भारत जो चाइना द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया जा रहा है अलग अलग जगह पे, मतलब नेवल जो है पोर्ट बनाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ जो है अपने आप को तैयार कर रहा है, और जो है लगातार सर्विलांस करता जा रहा है कि कोई पनडुब्बी आए तो उसको वहीं पे मार दिया जाए। ठीक है, तो मतलब लगातार आप पेट्रोलिंग करते रहोगे तो नहीं होगा ना यार। अगर नहीं करोगे, छोड़ दो, घर पे बैठ जाओगे, तो फिर भाई साहब लोग जो है जरा अच्छे से वो तो अपना काम करते रहते हैं। गीता में यही तो बताया गया कि तुम धर्म, ये धर्म है, मतलब कि ड्यूटी है। ठीक है ना, कि जब तक बुराई तो अपना काम करती रहती है, अच्छाई जो है वो सोचती है कि हम बुरा काम क्यों करें। उस चक्कर में ये बुराई इतनी बड़ी हो जाती है कि अच्छाई को ही खा जाती है। तो अच्छाई को जरूरत पड़ने पर और या फिर वक्त पे बेवक्त पे बुराई को मारना जरूरी है। ठीक, गीता का सार सुन लिया आज आप लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए इंडिया फ्रांस जो है अभी जॉइंट पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये रीयूनियन आइलैंड जो है यहाँ पर मेडागास्कर के पास में, तो वहाँ पर ये अभी दोनों लोग पेट्रोलिंग करते हुए गए। ऑस्ट्रेलिया का भी P8 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट जो है वो भी यहाँ पेट्रोलिंग कर रहा है। तो ये सब देख रहे हो, क्वाड वाले मेंबर और फ्रांस वाले, चाइना को भी एक तरीके से कंटेनमेंट, तो इस रीजन में पेट्रोलिंग हो रही है। ठीक, सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोऑपरेशन चल रहा है। ठीक, ज्वाइंट पेट्रोलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, फ्रांस के साथ में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ में कर रहे हैं। और रीयूनियन आइलैंड, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। ये रीयूनियन आइलैंड जो है ये मेडागास्कर के ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, और ये है, ठीक, ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी एक तरीके से, और ये ईस्ट में मेडागास्कर के, और साउथ वेस्ट में है मॉरिशस के। ठीक, अगला टॉपिक है एंडोसल्फान। एल्डोसल्फान देखो ऐसा है कि एंडोक्राइन जो डिसरप्टर को डिस्टर्ब कर देता है, बायो एक्यूमुलेशन करता रहता है, हमारे फूड वेब में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहता है। ठीक, पूरी तरीके अगर सिंपल भाषा में कहें तो टॉक्सिक होता है। ये पेस्टिसाइड है जो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता था, लेकिन 2011 में एक स्टॉकहोल्म कन्वेंशन हुआ ऑन द जो है स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, पॉप बोलते हैं इसको, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक, पॉप्स। तो ये 2011 में आया था, और इसमें कहा गया था कि भैया हम बैन कर रहे हैं एंडोसल्फान, क्योंकि इसका बड़े ही जो है विषैले जो है इफेक्ट है। ठीक, लेकिन भारत को जो विकासशील देश है उनको कुछ कहा गया था कि कुछ टाइम तक आप लोग इसको यूज़ करके धीरे धीरे आप लोग भी इसको ख़त्म करोगे। खैर जो भी था, लेकिन यहाँ पर जो है केरला में कई लोग जो विक्टिम्स थे
सल्फान के यूज़ करने की वजह से मर गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब केरला गवर्नमेंट, तुमको हमने 2017 में एक ऑर्डर दिया था कि जो भी विक्टिम मरे उनको 3 महीने में 5 लाख रुपया दो, तुमने कुछ दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज़ अभी है। खैर, हमें यहाँ पे समझना जरूरी कि एंडोसल्फान टॉक्सिक होता है, एक पेस्टिसाइड है। दिस इज नॉट फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड है, और ये बायो एक्यूमुलेशन करता है। और इससे संबंधित स्टॉकहोम कन्वेंशन है, पॉप्स, ठीक, 2011 में हुआ था, 2012 में आ गया था। और यहाँ पे कासारगोड केरला को जो है बोला था, लेकिन अभी इसने कुछ भी नहीं किया, इसलिए इसको जो है डांट रहा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाइए, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक का बटन दबाइए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो है आप लोग मोटिवेट करना चाहोगे तो और बढ़िया रहेगा, नहीं करना चाहोगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपका फ्यूचर जैसा भी है। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।